आज आपने जो महिला कानून के दुरुपयोग के बारे में मुझसे बात करी है, तो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। पिछले 3 या 4 साल से मैं काफ़ी अलग अलग संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें ज्वाला शक्ति संगठन का मैं स्टेट का इंचार्ज हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सुसाइड के लेवल पे आ जाते हैं इस तरह के केसों पे, जहाँ मतलब एंड में लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता बचने का। लोग सोचते हैं कि यार अब सुसाइड कर लेते हैं, तो एंड में उनको कोई ना कोई लोग रास्ता दिखा तो मेरे पास आते हैं, फिर मुझे कहते हैं मुझे हमें इस केसों से बचाओ। तो फिर लोगों की मैं कई बार मैं सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ, उनको केसों से बचाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोग के प्रति अवेयर नहीं है, कानून का उनको पता नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है आज के टाइम पे, कानून का मिसयूज़ करती है, जिसमें बलात्कार है, दहेज के कानून है, छेड़छाड़ के कानून है, उत्पीड़न है। आपने मी टू कैंपेन को काफ़ी अच्छे से देखा होगा, जिसमें बड़े बड़े लोगों पे एलिगेशंस लगे थे। 20-20 साल पहले के केसेस पे एलिगेशन लगे थे, जबकि ये हुआ नहीं हुआ किसी को पता नहीं। रिसेंटली मेरे हाथ में कुछ ऐसे केसेस भी आए थे जिसमें मतलब लड़की उस लड़के से शादी भी कर चुकी है, उसके बाद में उसके ऊपर केस लगाया, उसके 2-2, 3-3 सालों बाद, 7 साल बाद तक केस लगाया रेप का अपने हस्बैंड पे। आप सुनेंगे उस केस के बारे में तो आप सब लोग चंबित रह जाएंगे। थोड़ा मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरह का केस था। एक लड़की ने केस लगाया कि आज से 8 साल पहले मेरे साथ मेरे नशे मतलब जूस में मिला के कुछ पिला दिया गया, फिर मेरे साथ शोषण किया, फिर मेरे से ज़बरदस्ती शादी करी और मेरा बच्चा है 8 साल का, और वो आदमी रेप के केस में अंदर है। 6 महीने बाद उसकी बेल होती है, वो मेरे पास आता है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरी वाइफ ने मुझे फंसा दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं जिन केसों के बारे में स्टडी करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मैं इस तरह के केसेस में लोगों से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरह के हालातों में कभी गुजरा हूँ। तो इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ इस केस को अपन कैसे फाइट करेंगे। ना किसी प्रकार का कोई अमाउंट चार्ज करता हूँ, कुछ भी नहीं। उनकी यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर फाइलें वाइलें निकलवाना करना, केस को किस तरह से फाइट करना है, केस के तथ्य क्या है, उस पर बहुत अच्छे से मैं रिसर्च करता हूँ। और मैं एक लॉ कंसल्टेंट हूँ, लॉ में अच्छे से कंसल्टिंग करता हूँ, मेरी एक्सपर्टाइज़ है इस तरह के केसेस में। मतलब आप समझेंगे कि हर महीने मेरे पास 4 या 5 इस तरह के केस आते हैं पूरे स्टेट से, राजस्थान स्टेट से, जिसमें कई बार ज्वाला शक्ति संगठन से काजल जादव तक मेरा साथ देते हैं और हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जिनके साथ मेरा कम्युनिकेशन रहता है। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जो नई नई वर्डिक्ट आती है, फिर अमेंडमेंट आते हैं कानून में, उनसे मैं अवेयर रहता हूँ और केसेस को हम लोग फाइट करते रहते हैं। अब जैसे आपको कुछ गाइडेंस बताऊं कि किस तरह से इनके केसेस का दुरुपयोग होता है। सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाल रखी है इस तरह के केसेस में कि लाइक कोई भी लड़की रेप का केस करती है तो गवर्नमेंट उसको 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए उसका वो हर्जाना देती है। इसके बाद में क्या है, कई बार लड़कियां क्या करती है, जल्दबाजी में केस लगा के वो हर्जाना के चक्कर में लोगों पे, फिर उसके बाद में क्या करती है, लड़कियां केस में समझौता करती है। समझौता करने पे भी वो सामने वाले पार्टी से पैसे लेती है। इस तरह से वकील और कुछ लड़कियां मिलकर किसी पार्टी को अगर फंसाना हो, नॉर्मली आसानी से फंसा देती है इस तरह के केसेस में, रेप और छेड़छाड़ के केसेस में। तो आप समझेंगे कि महिलाओं कानूनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग है। अब इस वजह से हर साल इस तरह के केसेस की वजह से 1,35,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं, जबकि आप NCRB का अगर डेटा निकाला जाए तो हर साल लगभग 90,000 के आसपास तो वुमेन सुसाइड करती है और 1,35,000 के आसपास एवरेज पुरुष सुसाइड करता है। तो पुरुष सुसाइड करता है तो NCRB के पास परफेक्ट इस बात का डेटा नहीं पुरुष सुसाइड क्यों करता है। आप समझिए मेरी बात, आदमियों के पास किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है जिससे कि ये वो दर्ज करवा सके कि उसने सुसाइड क्यों किया। जैसे सपोज़ कोई आदमी है, उसकी वाइफ ने उसको प्रताड़ित किया, प्रताड़ित करने के बाद अगर उसने सुसाइड कर लिया तो केस बनता है और पुलिस उस केस को ये बना के क्लोज कर देती है कि सपोज़ वो समझ किसान के बारे में, सो किसान था, आज से अगर 30 साल पहले जाए तो हमारे तो कोई किसान सुसाइड करते नहीं थे। 60 साल पहले ऐसा कोई किसान का सुसाइड का इतना बड़ा वो मैटर ही नहीं था। तो उनके ऊपर जो वायलेंस हो रहा है, उस वायलेंस की वजह से परेशान होकर वो किसान सुसाइड कर लेता है और लास्ट में मुकदमे में क्या आता है कि उसके पास अकाल पड़ गया था, ये हो गई, तो किसान ने सुसाइड कर दिया। NCRB में दर्ज हो जाता है कि इस साल 10,000 पुरुषों ने सुसाइड किया, किसानों ने। इसी तरह से अपन जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट में सुसाइड कोई नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है, किसी न किसी प्रेशर की वजह से आदमी सुसाइड करता है। अनएम्प्लॉयमेंट कोई एक तरह का मतलब यूँ नहीं कह सकते कि प्रेशर है, नहीं है जॉब तो कोई बात नहीं, इंसान का खाना तो खा रहा है, घर वाला तो खिला रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आती है, किसी न किसी वजह से वो दबाव में रहता है, या तो किसी केस के दबाव में, या अपनी वाइफ के केस के दबाव में, या किस घर के किसी वायलेंस में। इस तरह के आज अगर आप गूगल पे या फेसबुक पे जाके वीडियो सर्च करोगे, हर दिन
8 या 10 वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से प्रताड़ित हूँ, इससे प्रताड़ित होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी वारदातें होती है। आज के लोग अवेयर नहीं है इस तरह के केसों से, इसीलिए उनको पता नहीं है। हर तीसरे घर में कोई ना कोई आदमी प्रताड़ित है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास पुरुष आयोग नहीं है। पुरुष आयोग नहीं है तो हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि आदमी ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि उसके बिहार पे कोई केस रजिस्टर्ड होता नहीं है सुसाइड का, क्यों सुसाइड किया। तो सबसे बड़ी बात है, एनसीआरबी पर डेटा मिलता है, उसमें क्या मिलता है कि किसानों ने हत्या करी, अकाल पड़ने की वजह से, आदमी ने अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इतने लोगों ने सुसाइड किया, इस तरह का डेटा रिलीज़ होता है। तो ये सरासर गलत है। सबसे बड़ी बात है कि आदमी वायलेंस की वजह से सुसाइड कर रहा है मैक्सिमम। ना कोई सरकार इस पर ध्यान देती है और ना ही कोई कानून के रखवाले इस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि आज किसी एडवोकेट से हम इस तरह की बातें करते हैं तो एक सीनियर लेवल के एडवोकेट यूँ कहते हैं कि पहले तो हमारे पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, आज तो कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया ही यही है। इस तरह के केसेस होंगे तभी तो हमें कमाने को मिलेगा। तो बहुत सारे एडवोकेट्स भी ये मानते हैं कि चलो अगर उनकी ज़िंदगी चल रही है इस पर इससे जो प्रताड़ित होते लोग सुसाइड करते उसका क्या, देश का मैक्सिमम पार्ट जो देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में जो हाथ दे सकता है वो नहीं दे पा रहा है। क्यों? इस तरह के केसेस में फंस के रह जाते हैं वो लोग। तो हम सबको मिल के इस तरह के केसेस फाइट करने चाहिए। और बहुत सारे लोग जो इस तरह ये सोचते हैं, परेशान हो गए नहीं मुझे अपनी जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, तो प्लीज़ मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस तरह का कोई गलत कदम ना उठाए, सुसाइड और इस तरह का कोई। आप लोग हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलिए और उनसे बात करिए इस तरह के केस में, तो आप लोगों का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। बाकायदा मेरी बात एक समझिए, अगर ज़िंदगी में कोई भी लॉ का मिसयूज़ करता है तो आप उसकी लॉ का यूज़ करना सीखे। सबसे पहले जहाँ से उसने मिसयूज़ किया है ना, जो एविडेंस उसने मिसयूज़ में लगाया ना, उस एविडेंस को वापस यूज़ करके आप कैसे उस पार्टी को कोर्ट में घसीट सकते हो वो समझे पहले। हर पॉइंट पे एविडेंस, अगर कोई गलत एविडेंस भी कोर्ट में डालता है उस एविडेंस के अगेंस्ट में भी अपन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए CRPC 340 अवेलेबल है, IPC 193 अवेलेबल है, 195 अवेलेबल है। कोई अगर साक्ष्य गढ़ता है तो उसके खिलाफ, यहाँ तक कि केस में कोई अगर पुलिस आयो भी अगर किसी तरह के साक्ष्य गढ़ता है तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत 195 में मुकदमा दर्ज हो जाए अपने पावर में रह के किसी का मिसयूज़ करने का, तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं अच्छे से। तो आप लोग अवेयर रहें, किसी चीज़ से डरने की बजाय ज़िंदगी में फाइट करना तो अच्छी चीज़ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।